हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है हाउ डू वी पीरियोडाइज। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि हमने पहले की तीनों वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने ये देखा था कि हिस्ट्री जो है उसको डेट्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि एक टाइम था जब हिस्ट्री को एज अ अकाउंट लिखा जाता था जहाँ पे सिर्फ डेट्स डेट्स एंड डेट्स होती थी। वहाँ पे डेट्स होती थी कि कब एक जो है रूलर किंग बना, फिर वो किंग बना तो कब उसकी शादी हुई, कब उसने बैटल जीता और ये सारी चीज़ें। बट फिर हमने जब धीरे धीरे और पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये जो चीज़ है ना, ऐसा कहा जाता है कि ये अभी तक एक डिबेट का क्वेश्चन है कि हिस्ट्री में डेट्स का होना ज़रूरी है कि नहीं है। पर फिर हमने ये भी देखा कि हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे हमें डेट्स याद करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हिस्ट्री पूरी डेट सेंट्रिक हो जाए। और मैंने आपको ये समझाया था कि हिस्ट्री में डेट सेंट्रिक एंड इवेंट सेंट्रिक जैसे वर्ड्स होते हैं। डेट सेंट्रिक मतलब जो इवेंट्स हो रहे हैं हिस्ट्री के वो सिर्फ डेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को वो हुआ था। और हिस्ट्री में जो इवेंट सेंट्रिक वाला पढ़ा था उसमें ये आता है कि हम इवेंट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। बट मैंने आपको ये भी कहा था कि कैसे हिस्ट्री में हम आगे दोनों चीज़ों को मिक्स करके पढ़ेंगे कि हमें डेट्स भी याद करनी है कुछ कुछ जगहों पर, जहाँ पे हमें इवेंट्स याद करने होते हैं वो भी याद करेंगे। बट ये जो क्वेश्चन है कि कितनी डेट्स रखनी चाहिए और क्या डेट्स लिटरली इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ये तो हमेशा क्वेश्चन चलता ही रहेगा। बट अभी के लिए आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और साथ में ये एक और चीज़ थी कि अच्छा अगर डेट्स याद रखें तो कौन सी रखें और क्यों रखें। मतलब डेट्स को हमें याद इसीलिए रखना है क्योंकि हर एक डेट ना एक इवेंट के साथ एसोसिएटेड है। ये इवेंट कब हुआ था वो हमारे लिए जानना जरूरी है। और मैंने कहा था हिस्ट्री इज मोर देन लर्निंग डेट्स, इट इज अबाउट द चेंजेस दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। और एक और चीज, डेट और टाइम पीरियड के बीच का डिफरेंस भी मैंने समझाया था, ठीक है, कि डेट और टाइम पीरियड के बीच में बहुत ही जो है अच्छा सा डिफरेंस है जो काफी लोगों को नहीं पता होता है। डेट एक पर्टिकुलर डेट हो गई, जैसे आज की तारीख हो गई, और वैसे ही एक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो 10 सालों के बीच का गैप हो सकता है, 2 सेंचुरी के बीच का गैप हो सकता है, कुछ 2-3 सालों के बीच का गैप हो सकता है। लेकिन टाइम पीरियड में हम प्रिसाइजली ये पढ़ पाते हैं कि कितने चेंजेस देखने मिले हमें इस दौरान। पर डेट में हम स्पेसिफिकली सिर्फ एक दिन को याद करते हैं। तो कुछ कुछ जगह पे डेट भी इंपॉर्टेंट है, बट मेजरली हिस्ट्री में टाइम पीरियड पढ़ते हैं। और टाइम पीरियड के साथ साथ जो इवेंट्स हुए हैं और जो चेंजेस देखने मिले हैं वो पढ़ते हैं लोग। और हिस्टोरियंस भी उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले के हिस्टोरियंस करते थे डेट्स पे ज़्यादा फोकस, लेकिन आज के डेट से हट के थोड़ा टाइम पीरियड और जो चेंजेस हुए उस पर फोकस करते हैं। जैसे मैंने कहा था, चाय पीना किसी ने एक दिन में शुरू नहीं किया था। चाय का टेस्ट लोगों ने सब्सिक्वेंटली मतलब कि बहुत धीरे धीरे अपनाया था और ऑल ओवर इंडिया में इसको अपनाया गया। एक ही दिन में उठ के नहीं बोला कि आज से चाय पियेंगे, किसी को तो पता भी नहीं था तब तक चाय होती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी जर्नी रही। वैसे मैंने रेलवेज का एग्जाम्पल पढ़ाया। तो ये सारी चीजें मैंने उन 2 से 3 वीडियो में आराम से समझा दिया। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं लिंक्स के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही में आई बटन के थ्रू भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो को पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है हाउ डू वी पीरियोडाइज। तो जैसा कि एक और चीज मुझे याद आई कि पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि हिस्टोरियंस ना अब जो देखते थे और वो अपने फेवर में, जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री को बहुत ग्लोरीफाई किया कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए, कौन से गवर्नर जनरल थे, कौन से मतलब वाइस रॉय थे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, वो सब चीज़ों को बहुत ही ग्लोरीफाई करके जो है ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बता रखा है। और उन्होंने क्या नेग्लेक्ट किया, उन्होंने इंडियंस को नेग्लेक्ट किया कि इंडियंस क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं है। पर जबकि इंडिया भी जो है, उनकी हिस्ट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उससे ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने जिसके लैंड पे इन्वेड किया, आपने जिसके लैंड पे अपना जो है कंट्रोल बिठाया है, उसकी हिस्ट्री जाननी भी ज़रूरी है। बट ऐसा बहुत लोग, बहुत सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ये चीज़ को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इग्नोर किया है, नेग्लेक्ट किया है। मतलब इस तरीके से तो हमें क्या मिलता है, हमें वही मिलता है जो इन हिस्टोरियंस ने लिखा। तो उससे वही हम याद रख पाएंगे ना, उन्हीं की डेट्स, उन्हीं के इवेंट्स। और हम क्या भूल जाते हैं, हम अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं। तो मैंने यही कहा था कि जब क्वेश्चन आया ना कि विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, तो डेट्स वही इंपॉर्टेंट होती है जब कोई इवेंट इंपॉर्टेंट होती है। और इवेंट तभी इंपॉर्टेंट होती है जब इवेंट को लिखने वाला उस इवेंट को एज इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है डेट, इवेंट एंड इंपॉर्टेंस की। जब एक हिस्टोरियन एक इवेंट को जब एक हिस्टोरियन एक इवेंट को एज इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है तभी वो उसकी डेट मेंशन करता है और उसी को हम पढ़ते हैं। तो डेट
कितनी इंपॉर्टेंट होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो लोगों पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि वो इवेंट हो रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और वो हमें कौन बताता है, हमें हिस्टोरियंस बताते हैं। तो आज जो है आप इस चीज के बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो हाउ डू वी पीरियडाइज। पीरियडाइज का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लो। पीरियडाइजेशन का मतलब होता है इट इज द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू पीरियड्स। हिस्ट्री को एक साथ पढ़ने से बेहतर है कि हम उसको पीरियड्स में डिवाइड कर दें। जैसे मैंने पीरियड्स कहा था 1950 से सपोज 2000 ले लो, 1800 से 1900 ले लो, मतलब उससे भी छोटे छोटे जो है चैप्टर्स में ब्रेक करना उस चीज को, उसे पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। अब 1817 में जेम्स मिल एक आदमी था, ठीक है, वो कौन था, वो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था। इकोनॉमिस्ट मतलब वो अर्थशास्त्री था, ठीक है, एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था। He had published a massive 3-volume book and the name of the book was A History of British India. तो इस इंसान ने क्या किया था, इन्होंने एक 3 वॉल्यूम की बुक लिखी, ठीक है, और उसका नाम क्या था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जहां इन्होंने क्लियरली क्या किया था, डिवाइड किया था हिस्ट्री को। बिकॉज जैसे इनका एक पॉलिटिक्स के टूवर्ड्स भी ज्ञान था, इकोनॉमी से भी कहीं कहीं रिलेशन था, तो इन्होंने जो बुक लिखी उसमें इन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में क्लासिफाई किया, पीरियोडाइज किया, जैसे हम कहते हैं 3 चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया हिस्ट्री को। सबसे पहला हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिश, ठीक है। सबसे पहला हिंदू में डिवाइड किया, फिर मुस्लिम में, फिर ब्रिटिश में। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। सबसे पहला तो कि हमें पीरियडाइज करने की क्या जरूरत है, ठीक है। एक तो बहुत सिंपल सा आंसर हो गया जो मैंने बता दिया, कि थोड़ा क्लैरिफाई हमें हो जाए चीजों को लेके, हमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिल जाए। इन शॉर्ट हमें जो है एक साथ बहुत वो ना लगे कि इतनी क्यों पढ़नी पड़ रही है। लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक सा आंसर है। इसके अलावा भी एक रीजन है कि हम क्यों हिस्ट्री को पीरियडाइज करते हैं, हिस्टोरियंस क्यों पीरियडाइज करते हैं हिस्ट्री को। एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि इन्होंने जिस तरीके से इसको पीरियडाइज किया है, मतलब इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, और जिसमें ये जो है हम जिनकी बात कर रहे हैं, जेम्स मिल की, जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर है, इन्होंने जो इस तरीके से ये पीरियडाइज किया, ये क्लासिफाई किया है, क्या आपको ये अप्रोप्रिएट लगता है? तो आइए चलिए जानते हैं फिर क्या आंसर है। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई डू वी पीरियडाइज, दैट इज व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। सो इसका आंसर ये है, इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इसका क्या मतलब होता है? अब देखो, पास्ट का जो टाइम है वो चलता रहा, ठीक है, और उस चलते टाइम में बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज जो प्रेजेंट में चीजें हो रही है उसके बारे में हम कहीं ना कहीं तो सुन ही लेते हैं और हम अवेयर भी हैं काफी हद तक। लेकिन पास्ट में जो चीजें हो रही थी साइमल्टेनियसली, अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, और अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी बात करें तो अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स में जो है चीजें हो रही थी, इवेंट्स हो रहे थे, अब उनको पढ़ना भी तो पड़ेगा। और अगर हम हिस्ट्री को पीरियड्स में नहीं बाइफरकेट करेंगे या डिवाइड नहीं करेंगे तो हम किसी भी एक चीज को पर्टिकुलरली नहीं पढ़ पाएंगे, उसके इंपॉर्टेंस को नहीं जान पाएंगे, और साथ ही में उस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं जान पाएंगे। अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 1800 से लेके 1850 तक का, ठीक है, इन 50 सालों में क्या देखने मिला, लोगों की लाइफ कैसी थी, तब लोग कैसे रहते थे, फिर इसके बाद के 50 सालों में जो है क्या आया, क्या इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, धीरे धीरे लोग जो है अपना लाइवलीहुड के लिए किस चीज पे डिपेंडेंट थे, अब वो क्या कर रहे थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या बन चुका था, तो लोगों की लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई, और सिटीज में क्या हो रहा था पहले और अब क्या हो गया। अब जैसे पहले रूलर्स थे, फिर धीरे धीरे वो हटने लग गए, फिर आ गए हमारे ब्रिटिशर्स, हमारे नहीं सॉरी, हमारे इंडिया में आ गए ब्रिटिशर्स। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है, वो अगर हम उसको तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ेंगे ना तो हमें वो शिफ्ट नहीं समझ आएगा। अगर हम उसे एक ही बार में पढ़ लेंगे विदाउट एनी डिविजन, विदाउट एनी पीरियोडाइजेशन, देन हमें क्या लगेगा कि ये तो हो ही रहा था, तो इसमें डिफरेंस क्या है। बट अगर हमें कोई चीज को समझना है तो हमें उसे जो है डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम उस एक पर्टिकुलर पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सके कि भाई इस पर्टिकुलर पीरियड में ये इवेंट्स हुए थे, ये सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस देखने मिले। अब जैसे एग्जाम्पल, पार्टीशन के टाइम पे लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हो गई थी, ठीक है, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी डिस्ट्रक्टेड ही था समझ लो। पर जब उसको कंपेयर करो और उसके कुछ 10-20 सालों के बाद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करो और हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखो, सुधार आया, डिफरेंस आया। इसीलिए हमें डिवाइड करके पढ़ना जरूरी है।
और अगर हम इसे वन गो में पढ़ेंगे तो हम कभी उस एक पर्टिकुलर पीरियड की खासियत, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए फिर आंसर देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया, इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। ठीक है, जो उस टाइम पे क्या एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी वो हमें जानना जरूरी है। हर एक पीरियड में एक ऐसी एक अलग चीज होती है जो उस पर्टिकुलर जगह को जो है या तो कह सकते चेंज कर देती है या कुछ नया चीज लेके आती है। जैसे सपोज इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वेंशन नहीं सॉरी, व्हेन पीपल डिस्कवर्ड दैट दे कैन आल्सो ग्रो राइस, बार्ले, सो व्हीट, सो इट वाज समथिंग दैट वाज ड्रास्टिक। मतलब ये जो चेंज है ये बहुत ही कह सकते हैं एक अलग चीज थी जिसने लोगों को ये अवेयर किया कि भाई तुम अब जो है एग्रीकल्चर हो रहा है, तुम ग्रो भी कर सकते हो, मतलब इसे ही एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे क्लास 7 की बात है, ठीक है, क्लास सिक्स में पढ़ा था, सॉरी क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था कि कैसे जब भी मिजोलिथिक पीरियड आया तो हमने ये जाना कि अब जो है एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो हमारे जब ये प्रकृति में इतना जो चेंज देखने मिला उसकी वजह से कैसे ग्रासलैंड्स नेचुरली ग्रो होने लगी, और फिर धीरे धीरे लोगों ने ये जाना कि व्हीट एंड बार्ले ग्रो हो रहे हैं, फिर उन्होंने ये खुद कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। तो उस पीरियड की एक खासियत रही उस मीजोलिथिक पीरियड की, तो मैं यही समझाना चाहती थी। मैंने थोड़ा पुराना एग्जाम्पल लिया बट वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द टर्म्स थ्रू विच वी डिमार्केट, अब डिमार्केट का मतलब क्या होता है? डिमार्केट का मतलब पीरियडाइज होता है, मतलब कि हमने लिमिट कर दिया उस चीज को। हम अपने जो है पीरियडाइजेशन के थ्रू हम एक पीरियड में एक पर्टिकुलर चीज को ही हाईलाइट कर रहे हैं। जब हम पीरियडाइज कर रहे हैं ना तो हम एक पीरियड में एक पर्टिकुलर चीज को ही सामने लेके आ रहे हैं, डिमार्केट कर रहे हैं, मतलब और चीजों को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन क्या चेंज आया वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इजिली डिमार्केट करेंगे, मतलब पीरियडाइज करेंगे, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द पीरियड्स बिकम इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमें जानना जरूरी है, और यही जो है डिफरेंस करने से ही हर एक पीरियड जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए साबित होगा। दे रिफ्लेक्ट, नाउ दिस पीरियडाइजेशन से क्या होता है? दिस पीरियड, द पीरियड्स रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, ठीक है, एंड ऑल्सो दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। कि जैसे मैंने कहा था कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या चेंज देखने मिल रहा है वो भी हमें पीरियडाइजेशन से ही पता चलता है, वरना तो पता नहीं चलेगा। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, जिसमें बताया गया कि जेम्स मिल ने क्या सोच के जो है वो पीरियडाइजेशन किया था। ओके, तो चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मिल्स क्लासिफिकेशन। जेम्स मिल ने किस बेसिस पे जो है पीरियडाइजेशन किया था, क्लासिफाई किया था, ठीक है। So Mill thought that all the Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. मिल को ये लगता था कि यूरोप को छोड़ के जो ये एशियन सोसाइटी, मतलब एशियन सोसाइटी में बहुत सारे कंट्रीज आ गई इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, और उनको ये लगता था कि इंडिया और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं एशिया में, ठीक है, चाइना भी ले लो और बहुत सारी कंट्रीज, उन सब का जो सिविलाइजेशन है वो एक लोअर लेवल पे था। अब मैं ज्यादा एशियन सोसाइटी का यहाँ पे बात नहीं करूंगी क्योंकि हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, तो हम इंडिया को फोकस करेंगे। तो इसमें ऐसा कहा गया कि इंडिया को उन्होंने ये बताया कि इंडिया एज अ कंट्री में कोई सिविलाइजेशन नहीं था और बहुत नीचे था जब हम सिविलाइजेशन की बात करें। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम एक सोसाइटी को सिविलाइज तब कहते हैं जब उसकी कल्चरल लाइफ भी हाई है, जब उसकी इकोनॉमिक कह सकते हो उस कंट्री का जो स्टेटस है वो भी हाई है, एडवांसमेंट देखने मिलता है जब उस सोसाइटी में, तब हम बोलते हैं कि ये सिविलाइज्ड सोसाइटी है, ठीक है। तो मिल के अकॉर्डिंग यूरोप के अलावा ये जो कंट्रीज थी जो एशिया में थी और साथ ही में इंडिया को भी उन्होंने क्या कहा, ये सिविलाइज्ड नहीं है, मतलब इसमें कुछ सिविलाइजेशन नहीं देखने मिलता। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots used to rule the country. अब ये बोला कि जब तक मिल ने ये कहा कि जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में उससे पहले क्या था, उससे पहले ये स्टेटस था कि हिंदू रूलर्स और मुस्लिम रूलर्स, अब डेस्पोट्स का मतलब रूलर्स हैं, और डेस्पोट का एक करेक्ट मतलब और डिटेल में बताऊं तो वो रूलर्स जो क्रूअल वे में रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश ये कह सकते हैं, ये जेम्स मिल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए उससे पहले ये क्रूअल रूलर्स, ये हिंदू और मुस्लिम रूल कर रहे थे। अब देखो यार, अब देखो इसमें ऐसा हम नहीं कह सकते कि कौन सा एक पर्टिकुलर किंग का नेचर कैसा था, क्या था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रूलर्स जो है ना, एक तरीके से वर्ड्स पे जाओ, इनका ये कहना है कि मतलब ब्रिटिशर्स जब तक नहीं आए ना तब तक इंडिया सुधरी हुई नहीं थी, मतलब इंडिया सिविलाइज नहीं थी, इंडिया कहीं से मॉडर्न नहीं थी, इंडिया जो है कहीं एडवांस ही नहीं थी। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि हम ब्रिटिशर्स आए तभी इंडिया में एडवांसमेंट आया,
ठीक है। साथ ही में ही रोट दैट रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। और साथ ही में ये कहा कि उस टाइम पे इंडिया का ये जो सच में ये उसी टाइम का सोशल लाइफ का स्टेटस था। अब ये झूठ भी नहीं है, क्योंकि जब इंडिया का सोशल लाइफ कैसा था, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैबूज थे, बहुत सारे मिथ्स थे कि मतलब जो है सती प्रथा हो रही है, बट लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा, और जो कह रहे हैं ज़मींदार जो है वो कैसे अपना जो कंट्रोल है कंटिन्यूसली पुअर लैंडलॉर्ड्स पे, सॉरी जो ज़मींदार है वो कैसे जो पुअर पीजेंट्स हैं उन पे अपना कंट्रोल जमा रहे हैं, उनसे ज़्यादा ज़मींदारी लेते हैं। मतलब जो है बहुत ज़्यादा सोशली देखे तो बहुत डिफरेंसेस थे। और साथ ही में रिलीजियस इंटॉलरेंस क्या है, इनके अकॉर्डिंग ये कहना है, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, कि रिलीजियस क्लैशेस थे, मतलब दो रिलीजन के बीच में बहुत क्लैशेस थे, 2-3 रिलीजन भिड़ जाते थे क्योंकि वो एक दूसरे के बिलीव्स पे एग्री नहीं करते थे। तो ये कहना था उनका कि मतलब उस टाइम का ये सोशल जो है कह सकते हैं सिनेरियो था जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेड नहीं किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। मिल को लगा कि ब्रिटिश रूल आएगा तो इंडिया में जो है एक तरीके का यूरोपियन मैनर्स आ जाएंगे, ठीक है, आर्ट और इंस्टीट्यूशंस जो है अच्छी तरीके से इंडियंस लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, मतलब उनको शिक्षा मिल जाएगी जो अभी तक उन्हें नहीं मिली थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो देखो ये एक है ना, ये हिस्ट्री में ऐसी बहुत से टॉपिक्स होते हैं जिनका कोई एक एक्यूरेट आंसर नहीं होता कि क्या चीज़ सही है कि क्या चीज़ गलत है। हर एक सिचुएशन के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इनके आने से पहले हमारे इंडिया में ऐसा कुछ आर्ट एंड हमारा खुद का कल्चर था ही नहीं। हमारे खुद के आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी एक अलग से हिस्ट्री अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया किस चीज़ में फेमस था, मतलब उसका कल्चर क्या था। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखो ऐसा भी टाइम था जब इनके रूल होने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जब अपने इंडिया में जो किंग्स रूल कर रहे थे उनमें कुछ तो बहुत ही जो कह सकते हैं ऐसे किंग्स थे जिन्होंने बहुत तरक्की की और बहुत ऐसी चीज़ें इन्वेंट करी जिसके वजह से आज जो है हमें उसका बेनिफिट देखने मिल रहा है, ठीक है। अब उस पीरियड के दौरान जो पर्शियल व्हील इन्वेंट हुए, मतलब कह सकते हैं अशोका का टाइम ले लो, पृथ्वीराज का, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना कहीं कहीं बहुत मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से डेवलप जो है ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुए, लेकिन ये भी एक बहुत ट्रुथ है, मतलब हार्श ट्रुथ है हमारे कंट्री का, कि ऐसे बहुत से किंग्स थे जिन्होंने अपने लड़ाइयाँ दंगों की वजह से जो है उस जगह को बंजर बना दिया, मतलब वहाँ पे लोग सिर्फ मरे ही और मरे हैं। तो जब किंग अच्छा था, उसकी पॉलिसीज अच्छी थी, तो इंडिया ने एक सक्सेस देखा था, लेकिन इंडिया के उस रीजन ने एक सक्सेस देखा था। बट जब लड़ाई होने लगी और ये जो पावर के लोग जो पावर चाहिए होती है ना, जिनको पावर की ग्रीड होती है, तो वो लड़ाई करते रहे एक्सपांड करते रहे, ठीक है। अधिकतर टाइम हम ऐसे जब मुस्लिम रूलर्स की बात करते हैं तो एक लैंड को अक्वायर किया, दूसरे लैंड को अक्वायर किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरे जगह को अक्वायर किया। तो ऐसे हिंदू रूलर्स भी कुछ थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलीजन की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ किंग्स अच्छे भी थे और कुछ किंग्स बुरे भी थे जिन्होंने किसी तरीके से जो है हमारे इंडिया पे एक बुरा इम्पैक्ट रखा, और कभी कभी कुछ ऐसे इन्वेंशंस किए जो आज हमें देखने मिलते हैं, ठीक है, अगर हम म्यूजियम्स जाते हैं तो। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. तो मिल ने ये सजेस्ट किया और मिल के पास से थॉट आया कि भाई ब्रिटिशर्स को ना पूरे पैन इंडिया में अपना रूल लेके आ जाना चाहिए, ताकि वो, अब देखो वर्ड्स देखो यहाँ पे, मतलब इसका ऐसा कहना है मिल का कि अगर ब्रिटिशर्स आएंगे, ब्रिटिश रूल होगा तो लोग खुश रहेंगे, क्योंकि लोगों को एक एडवांसमेंट देखने मिलेगा जो अभी तक वंचित थे वो लोग उस चीज़ से, मतलब उन लोगों को मिला ही नहीं था बेचारों को, बट इनके आने से वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। नाउ फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, एंड इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि मिल का कहना था, मतलब उस लाइन को कंटिन्यू करके लिख देती हूँ पहले, फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो हमारे कंट्री को सिविलाइज भी कर देंगे, साथ ही में प्रोग्रेस देखने मिलेगा, एडवांसमेंट देखने मिलेगा, बस ब्रिटिशर्स का आना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी इंडिया जो है वो कुछ का कुछ नहीं हो सकता।
तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि आप ये मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स का आना ठीक था इंडिया में, और अगर ठीक था भी, जो कुछ मामलों में उन्होंने जो है हमारे इंडिया में इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो एडवांसमेंट भी किए करवाए हैं, या जो हमारे कुछ कुछ चीज़ें जो आज ब्रिटिशर्स की वजह से है, तो आप उन चीज़ों पे रिसर्च करो। और बहुत इंटरेस्टिंग है यार, इसको सिर्फ एज अ सब्जेक्ट, मतलब ऐसे स्कूल का एग्ज़ाम है इसलिए पढ़ना है ऐसे करके मत पढ़ो। अगर आपको लिटरली थोड़ा भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप जानो कि आपका थॉट क्या है इस चीज़ पे, और आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉलोनियल, और साथ ही में कि ड्रॉबैक क्या थे, इस पीरियडाइजेशन के क्या ड्रॉबैक्स थे वो भी हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, थोड़ा तो लंबा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, चलिए बाय।